नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान। IBN भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। अमेरिका की विस्कॉन्सिन की बड़ी घटना, पुलिस वालों ने अश्वेत नागरिक को मारी 7 गोलियां। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा नामित हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। रूस में सितंबर में शुरू होगा वैक्सीन का ट्रायल, स्पुतनिक V से अलग है नई वैक्सीन। नीट परीक्षा पर सरकार करो, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया ट्वीट, कहा अगर ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं तो भारी राजनीतिक चुप होगी। 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत, दिल्ली में खुल सकती है मेट्रो सेवा, स्कूल कॉलेजों के खुलने पर संशय बरकरार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 1 की मौत, मलबे में फंसे 16 लोग। अमेरिका में अश्वेतों के साथ पुलिस की हिंसा के एक नए मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है। विस्कॉन्सिन शहर के केनेसा इलाके में रविवार को 2 पुलिसकर्मियों ने अश्वेत जैकब ब्लेक को उसके बच्चे के सामने ही 7 गोलियां मार दी थी। एक रिपोर्ट देखिए। विस्कॉन्सिन शहर के केनेसा इलाके में रविवार को 2 पुलिसकर्मियों ने अश्वेत जैकब ब्लैक को उसके बच्चों के सामने ही 7 गोलियां मार दी थी। पुलिस ने शुरुआती बयान में कहा था कि ब्लैक के पास हथियार था, इसलिए गोलियां चलानी पड़ी थी। हालांकि अब सामने आई वीडियो में नजर आ रहा है कि ब्लैक निहत्था था और पुलिस वालों ने उसके पीठ पर 7 गोलियां मारी थी। गोलियां लगने के बाद जैकब को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जैकब के वकील बैन क्रैम्प ने इस पूरी घटना का एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें पुलिसकर्मी एक XUV में घुसने की कोशिश करने के बाद जैकब पर गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं। इस घटना से नाराज लोगों ने केनोसा कोर्ट हाउस के सामने प्रदर्शन किया। इसे देखते हुए केनोसा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमेरिका में बीते 2 महीनों में किसी अश्वेत पर पुलिस के गोली चलाने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 12 जून को एटलांटा के जॉर्जिया में गिरफ्तारी के दौरान 27 साल के रेशर्ड ब्रूक्स को अफसर ने गोली मार दी थी। फिलहाल पुलिस ने शुरुआती जांच के दौरान आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया है। केनोसा पुलिस ने विस्कॉन्सिन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन को जाँच करने के लिए कहा है। इस जाँच केनोसा के काउंटी डिप्टी शेरिफ की अगुवाई में होगी। इसकी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मिशेल डी ग्रेवली को सौंपी जाएगी। इसके बाद ग्रेवली ही फैसला लेंगे कि अफसरों पर कौन से आरोप लगाए जाएंगे। खबरों के मुताबिक पुलिस वालों को सिर्फ छुट्टी पर भेजा गया है। आपको बता दें कि मिनेपोलिस में 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। एक पुलिस अफसर ने उसे सड़क पर दबोचा और अपने घुटने से उसकी गर्दन को करीब 9 मिनट तक दबाए रखा और उसकी मौत हो गई थी। फ्लॉयड की मौत के बाद इस घटना का जोरदार विरोध हुआ था। अकेले अमेरिका में ही 140 शहरों में प्रदर्शन हुए। सरकार को 40 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और दक्षिण अफ्रीका में भी हजारों लोग विरोध जताने सड़कों पर उतरे। हालांकि इस सब के बावजूद अमेरिका में अश्वेतों के खिलाफ पुलिस की हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। स्पेशल डेस्क IBN भारत। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करेंगे बात। अमेरिका में अश्वेतों के साथ पुलिस की हिंसा के एक नए मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है। विस्कॉन्सिन शहर के केनेसा इलाके में रविवार को 2 पुलिसकर्मियों ने अश्वेत जैकब ब्लेक को उसके बच्चे के सामने ही 7 गोलियां मार दी थी। एक रिपोर्ट देखिए। विस्कॉन्सिन शहर के केनेसा इलाके में रविवार को 2 पुलिसकर्मियों ने अश्वेत जैकब ब्लैक को उसके बच्चों के सामने ही 7 गोलियां मार दी थी। पुलिस ने शुरुआती बयान में कहा था कि ब्लैक के पास हथियार था, इसलिए गोलियां चलानी पड़ी थी। हालांकि अब सामने आई वीडियो में नजर आ रहा है कि ब्लैक निहत्था था और पुलिस वालों ने उसके पीठ पर 7 गोलियां मारी थी। गोलियां लगने के बाद जैकब को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जैकब के वकील बैन क्रैम्प ने इस पूरी घटना का एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें पुलिसकर्मी एक XUV में घुसने की कोशिश करने के बाद जैकब पर गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं। इस घटना से नाराज लोगों ने केनोसा कोर्ट हाउस के सामने प्रदर्शन किया। इसे देखते हुए केनोसा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमेरिका में बीते 2 महीनों में किसी अश्वेत पर पुलिस के गोली चलाने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 12 जून को एटलांटा के जॉर्जिया में गिरफ्तारी के दौरान 27 साल के रेशर्ड ब्रूक्स को अफसर ने गोली मार दी थी। फिलहाल पुलिस ने शुरुआती जांच के दौरान आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया है।
केनोशा पुलिस ने विस्कॉन्सिन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन को जांच करने के लिए कहा है। इस जांच केनोशा के काउंटी डिप्टी शेरिफ की अगुवाई में होगी। इसकी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मिशेल डी ग्रेवली को सौंपी जाएगी। इसके बाद ग्रेवली ही फैसला लेंगे कि अफसरों पर कौन से आरोप लगाए जाएंगे। खबरों के मुताबिक पुलिस वालों को सिर्फ छुट्टी पर भेजा गया है। आपको बता दें कि मिनेपोलिस में 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। एक पुलिस अफसर ने उसे सड़क पर दबोचा और अपने घुटने से उसकी गर्दन को करीब 9 मिनट तक दबाए रखा और उसकी मौत हो गई थी। फ्लॉयड की मौत के बाद इस घटना का जोरदार विरोध हुआ था। अकेले अमेरिका में ही 140 शहरों में प्रदर्शन हुए। सरकार को 40 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और दक्षिण अफ्रीका में भी हजारों लोग विरोध जताने सड़कों पर उतरे। हालांकि इस सब के बावजूद अमेरिका में अश्वेतों के खिलाफ पुलिस की हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। स्पेशल डेस्क, IBN भारत। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे हमारी सहयोगी तुलिका सिंह और प्रिया वाजपेयी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के लिए 3 नवंबर को होने वाली चुनाव के लिए एक बार फिर अपना उम्मीदवार औपचारिक रूप से नामित किया है। पूर्व डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति जो बाइडेन से बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, ट्रंप इन सम्मेलन के अंतिम दिन बृहस्पतिवार को व्हाइट हाउस के साथ साउथ लॉन से नामांकन स्वीकार करते हुए अपना भाषण देंगे। एक रिपोर्ट देखिए। 4 साल में एक बार होने वाला ये GOP सम्मेलन कोरोना वायरस के चलते डिजिटल तरीके से चल रहा है। इस सम्मेलन के आधिकारिक कामकाज का कुछ हिस्सा कैरोलिन के शेल्टर में हुआ। ट्रंप को सभी 50 प्रांतों के निर्वाचित रिपब्लिकन पार्टी प्रतिनिधियों के मतों की गणना के बाद फिर नियमित किया गया। RNC ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस को भी एक बार फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार घोषित किया। वहां बुधवार को यानी 26 अगस्त को औपचारिक घोषणा देंगे। यह कार्यक्रम भी हाल ही में हुए डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की तरह अधिकतर ऑनलाइन हुआ। DNC ने जो बिडेन को औपचारिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नामित किया, जबकि पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय मूल की कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार बनाया है। ट्रंप के लिए रिपब्लिक पार्टी का सम्मेलन एक अहम मौका है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर और अहम माने जा रहे राज्यों में वह पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहां से बाजी पलटने का उन पर काफी दबाव होगा। उनके सहयोगियों को उम्मीद है कि यह सम्मेलन ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने के दावों की कहानी को नए सिरे से पेश करेगा, जहां प्रचार अभियान का जोर उन पर जनमत संग्रह के बजाय उनके द्वारा पेश किए गए अमेरिका के भविष्य के खाके और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन द्वारा पेश किए गए खाके की तुलना पर होगा। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब लगभग हर दिन कुछ न कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल जाती है। रूस ने अभी कुछ दिन पहले ही वैक्सीन बना लेने का दावा किया था और अब एक बार फिर से उसने दुनिया को चौंका दिया है। दावा किया जा रहा है कि उसने कोरोना की दूसरी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। देखें एक रिपोर्ट। बता दें, वैक्सीन का नाम एपीवैक कोरोना रखा गया है। इसे रूस की स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर ने बनाया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई वैक्सीन को तैयार करने वाला वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर अब तक कोरोना वायरस की 13 संभावित वैक्सीन पर काम कर चुका है। और आपको बता दें, रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस नई वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर में पूरा हो जाएगा, जबकि अक्टूबर तक इसे रजिस्टर करा लिया जाएगा। वहीं नवंबर में इस वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। आगे बता दें कि अब तक 57 वॉलंटियर्स को इस नई वैक्सीन की खुराक दी गई है, लेकिन उनमें से किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया है। सभी लोग करीब 23 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे और सभी स्वस्थ हैं। उन लोगों पर वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव अब तक देखने को नहीं मिला है। रूस की इस वैक्सीन की 2 खुराक कोरोना संक्रमितों को भी दी जाएगी। पहली खुराक देने के बाद 14 दिन से 21 दिन के अंदर फिर दूसरी खुराक दी जाएगी। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत।
जेईई मेन और नीट 2020 एग्जाम्स को लेकर देश भर में स्टूडेंट्स का विरोध देखने को मिल रहा है। यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। ऐसे में अब राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी का एक बयान सामने आया है। देखिए इस रिपोर्ट में। सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार से जेईई मेंस और नीट की परीक्षा टालने की मांग करते हुए कहा, अगर ये परीक्षा आयोजित कराई जाती हैं तो ये भारी राजनीतिक चूक होगी। ये फैसला सरकार को इस तरह प्रभावित कर सकता है जैसे 1977 में नसबंदी के फैसले ने इंदिरा गांधी सरकार को किया था। जेईई और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा, वोटर की याददाश्त काफी तेज होती है और वे इस बात को भूलेंगे नहीं। बता दें, नेशनल ट्रेनिंग एजेंसी यानी एनटीए ने शुक्रवार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बिल्कुल साफ कर दिया है कि जेईई और नीट की परीक्षाएं रद्द नहीं की जा सकती। जेईई मेंस एग्जाम 1 से 6 सितंबर तक चलेंगे, जबकि नीट की परीक्षाएं 13 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। अब भी देश भर में कई हिस्से में स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि नीट की परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट की परीक्षा के लिए गाइडलाइंस और जेईई मेंस 2020 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या भारत में 30 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अगले 4 से 5 महीने में होंगे। वहीं बैठक में ये बात तय किया गई है कि अब कांग्रेस की सदस्यता अभियान भी शुरू किया जाएगा। देखें एक रिपोर्ट। कांग्रेस के नेतृत्व संकट के बीच कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कल हुई थी। इसी दौरान नेतृत्व के सवाल पर खुलकर बात हुई। बैठक के दौरान पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि वो अब आगे पार्टी अध्यक्ष नहीं बना रहना चाहती, लेकिन कई नेताओं ने उन्हें पद पर बने रहने की अपील की। गौरतलब है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की बात की थी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी को नया अध्यक्ष चुनने के लिए भी कहा था। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, AK एंटनी समेत कई नेताओं ने सोनिया गांधी से पद पर बने रहने की अपील की थी। ज्यादा जानकारी के मुताबिक CWC की बैठक सोनिया गांधी को करीब 2 हफ्ते पहले लिखी चिट्ठी की प्रतिक्रिया के तौर पर बुलाई गई थी। कम से कम 23 नेताओं, जिसमें CWC के सदस्य, यूपीए सरकार में मंत्री रहे नेता और सांसदों ने सोनिया गांधी को संगठन के मामले पर चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में सख्त केंद्रीय नेतृत्व के साथ पार्टी को चलाने की सही रणनीति पर जोर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि नेतृत्व ऐसा हो जो सक्रिय हो, जमीन पर काम करता हो। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने पार्टी में उठे लेटर विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चिट्ठी की बात किसी भी व्यक्ति या गांधी परिवार के खिलाफ नहीं थी, यह सिर्फ एक सुझाव था। सोनिया जी पद अपने पास रखने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर राहुल गांधी कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं तो यह ठीक है, लेकिन यदि नहीं तो पार्टी नेतृत्व पार्टी के संविधान के तहत सोचे और फैसला ले। कांग्रेस के नेता ने खून से लिखी चिट्ठी। दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस काउंसिलर संदीप तंवर ने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर छिड़े विवाद में खून से खत लिख डाला। उन्होंने चिट्ठी में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के हक में लिखी चिट्ठी। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनाए गए तो यह पार्टी के हित में फैसला नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जमीनी लड़ाई लड़ी है। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत। 1 सितंबर से लॉकडाउन में छूट के चौथे चरण अनलॉक 4 की शुरुआत हो रही है। अनलॉक 4 में दिल्ली वालों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो अनलॉक 4 में सरकार मेट्रो ट्रेन सेवा को फिर से शुरू कर सकती है और इस संबंध में गृह मंत्रालय जल्द ही गाइडलाइन जारी कर सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। सूत्रों की माने तो अनलॉक 4 में सरकार मेट्रो ट्रेन सेवा को फिर से शुरू कर सकती है और इस संबंध में गृह मंत्रालय जल्द ही गाइडलाइन जारी कर सकता है। अनलॉक 4 में स्कूलों और कॉलेजों के खुलने को लेकर अभी किसी भी संभावना से इनकार किया गया है। बार संचालकों को भी अपने काउंटर पर शराब बेचने की अनुमति दी जा सकती है।
लेकिन यह इजाजत ग्राहकों द्वारा उसके घर ले जाने के लिए होगी। जाहिर है अब तक बार खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। एक अधिकारी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अनलॉक 4 की जब शुरुआत होगी तब 1 सितंबर से मेट्रो रेल सेवाओं को परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि राज्यों में परिवहन सेवा शुरू किए जाने को लेकर कहा गया है कि संबंधित राज्य सरकार वहां की कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के आधार पर ही परिचालन संबंधी निर्णय लेगी। आपको बता दें, मार्च महीने में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मेट्रो सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। इस महामारी की वजह से देश में अब तक 31 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्कूल खुलने को लेकर अधिकारी ने बताया कि तत्काल स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। हालांकि विश्वविद्यालय, IIT और IIM जैसे उच्च शिक्षण संस्थान को खोलने की अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। वहीं सिनेमा घर को लेकर एक अन्य अधिकारी ने कहा कि 1 सितंबर से सिनेमा घर को खुलने की अनुमति देने की संभावना करीब करीब नहीं है, क्योंकि फिल्मकारों या सिनेमा घर मालिकों के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर चलने के नियम का अनुपालन करते हुए अपना कारोबारी काम करना वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक नहीं होगा। अनलॉक 4 के दिशा निर्देश में केंद्र सरकार केवल प्रतिबंधित गतिविधियों की ही बात करेगी। अधिकारी के अनुसार राज्य सरकार उन अतिरिक्त गतिविधियों पर अंतिम निर्णय ले सकती है जिन पर अनलॉक 4 के दौरान भी पाबंदी जारी रहे। अनलॉक 4 को लेकर इस सप्ताह के आखिर तक दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। फिलहाल मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, अन्य सभागार और ऐसे अन्य सभी स्थान प्रतिबंधित हैं। स्पेशल डेस्क, IBN भारत। देश दुनिया की खबरों के बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से आज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश दुनिया की हम खबरों की बात करेंगे राज्यों की बात। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में क्या रहा खास, जानते हैं समाचार दुनिया में योगेश पांडे के साथ राज्यों से आज। यूपी की वाराणसी सीट से सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन हो गया। जगदीश चौधरी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका 45 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका मणिकर्णिका महाश्मशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा। देखिए एक रिपोर्ट। वाराणसी में अंतिम संस्कार मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर होता है। दोनों घाटों पर अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी डोम समाज के पास है। काशी में इस प्रमुख जिम्मेदारी को निभाने के कारण इन्हें डोम राजा कहा जाता है। पीएम मोदी का प्रस्तावक बनने के बाद जगदीश चौधरी ने कहा था कि अब हमारे समाज को अलग पहचान मिली है। पहली बार किसी राजनीतिक दल ने हमें यह पहचान दी है। हम बरसों से लानत झेलते आए हैं। हालात पहले से सुधरे जरूर हैं, लेकिन समाज में हमें पहचान नहीं मिलती है और प्रधानमंत्री चाहेंगे तो हमारी दशा जरूर बेहतर होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि नेता वोट मांगने आते हैं लेकिन बाद में कोई सुध नहीं लेता। आपको बता दें कि हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट में करीब 500 से 600 डोम रहते हैं, जबकि उनकी बिरादरी में 5000 से ज्यादा लोग हैं। दोनों घाटों पर सभी डोम की बारी लगती है और कभी 10 दिन या 20 दिन में बारी आती है, बाकी दिन बेगारी। कोई अस्थायी नौकरी नहीं है और कमाई भी इतनी नहीं है कि बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। जगदीश चौधरी ने पीएम मोदी का प्रस्तावक बनने पर गर्व जताते हुए कहा था कि यह पूरी बिरादरी के लिए गर्व की बात है कि मैं प्रधानमंत्री का प्रस्तावक बन सका। हम समाज में पहचान पाने को तरस गए हैं। उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी हमारी पीड़ा समझेंगे और हमें वह दर्जा समाज में दिलाएंगे जिसकी शुरुआत आज हुई है। यूपी के बरेली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी को जेल भिजवाने के लिए उसके घर में 16 देसी बम रखने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला बरेली के अति संवेदनशील गांव खैलम का है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बरेली के अति संवेदनशील गांव खैलम में मुखबिर की निशानदेही पर बंद मकान से 16 देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया। जबकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान को सील कर पुलिस बल तैनात कर दिया है और इसके साथ ही पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एसएसपी शैलेश पांडे ने खैलम निवासी बबलू लुहार और जयवीर मौर्य को मीडिया के सामने पेश कर बताया कि इन दोनों ने ही गांव के खान सिंह और सूरजपाल के घरों में
16 सुतली बम लगाए थे और खुद ही इसकी सूचना पुलिस तक भिजवा दी थी। दरअसल दोनों एक तीर से कई निशाने साधना चाहते थे। एसएसपी ने बताया कि आतिशबाजी में इस्तेमाल होने वाले सुतली बमों से कुछ ज्यादा बड़े आकार के इन बमों को पीएसी के बम निरोधक दस्ते से निष्क्रिय कराया गया। थाना अलीगंज क्षेत्र में खैलम गांव है, वहां पे एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि एक घर में एक कमरा है, वहां पे बम रखा हुआ है। प्राप्त जानकारी पे पुलिस टीम वहां जाती है और ये सूचना सही पाई जाती है और वहां से बरामद होता है। जिस व्यक्ति का घर था उसका नाम खान सिंह था, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाता है, परंतु जब उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जाती है तो ये तथ्य सामने आता है कि उसके द्वारा, जो आरोपी था उसके द्वारा वहाँ बम नहीं रखा गया था, ये बम किसी और ने रखा था। और इस घटना का पुलिस टीम ने अनावरण किया। 2 लोगों के नाम सामने आए, एक का नाम बबलू और एक का नाम जयवीर, जो उसी गांव के रहने वाले थे। उनको गिरफ्तार किया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तब ये तथ्य सामने आए कि जो खान सिंह था उससे पूर्व में मंदिर के पास खड़े, क्योंकि मंदिर के पास ये घर था, वहाँ पे खड़े और घूमने फिरने को लेके कई बार कहा सुनी हो चुकी थी। उसी से क्षुब्ध होकर उसने इस तरह की प्लानिंग की थी कि उसके कमरे में इसको रख दिया था और ये था कि या तो ये फंस जाए इसमें, अन्यथा अगर एक्सीडेंटली अगर फटता है या किसी कारणवश फटता है तो उसमें उसको नुकसान पहुँचे। इसमें एक और अपराधी का नाम सामने आया जिसका नाम हलीम है, जो अभी फरार है। ये बात सामने आ रही है कि जो इसका रॉ मटेरियल है वो इसके द्वारा सप्लाई किया जाता था। जहाँ तक उस सुतली बम को बनाने का बात है, वो गांव में ही गन्ने के खेतों में ये बनाए थे इन्होंने, और कुल 16 ऐसे बम जो है बरामद किए गए हैं। जल्दी हलीम की गिरफ्तारी की जाएगी और इस चेन को कंप्लीट किया जाएगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक 5 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। ये इमारत 10 साल पुरानी बताई जा रही है। हादसे में अब तक एक की मौत हुई है, जबकि 16 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बिल्डिंग के गिरने के बाद से ही युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। इस 5 मंजिला बिल्डिंग में 41 फ्लैट थे, जिनमें 80 लोग रहते थे। 60 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। पुणे से एनडीआरएफ की टीम रात को ही पहुंच गई। रात भर राहत और बचाव का काम चला। मलबे में अभी 16 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिनकी तलाश की जा रही है। जेसीबी और क्रेन की मदद ली जा रही है। घटना के बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि इमारत में 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। मौके पर 5 स्थानीय बचाव दल मौजूद हैं। अब तक 15 लोगों को जिंदा बचाया गया है। 4 से 5 और टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। रायगढ़ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से करीब 180 किलोमीटर दूर है। इस हादसे की गूंज मुंबई से लेकर दिल्ली तक सुनाई पड़ी। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे पर चिंता जताई और फौरन वहां के विधायक और कलेक्टर निधि चौधरी से बात की। रायगढ़ की कलेक्टर ने बताया कि 5 में से 3 फ्लोर गिर गए। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर इस हादसे को लेकर चिंता जताई और मलबे में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक इमारत का ढहना बेहद दुखद है। एनडीआरएफ के डीजी से बात की है। सभी संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। स्पेशल डेस्क IBN भारत। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दोस्ती टूटने और नए दोस्त बनने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी सिलसिले में एक और नया नाम जुड़ गया है। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो गए हैं। ऐसे में अब कयास ये लगाए गए हैं कि मांझी जदयू में शामिल हो सकते हैं, और यदि जदयू का साथ नहीं तो आखिर साथ किसका? देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव किसके साथ लड़ना है, ये फैसला 30 अगस्त तक कर लेंगे। एनडीए में जाना है या नहीं, ये अभी तय नहीं हुआ है। मांझी ने कहा कि हमने महागठबंधन को सीट के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए छोड़ा है। जब साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात होगी तो सीट कोई मुद्दा नहीं होगा, ये आपस में विचार विमर्श से तय हो जाएगा। मांझी ने कहा, गठबंधन में मैंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की थी, लेकिन उन्हें यह मंजूर ना था। 8 माह तक हमने इंतजार किया, इसके बाद भी उन लोगों के दिल में यह बात नहीं आई।
उन लोगों को प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। गौरतलब है कि 20 अगस्त को मांझी ने अपनी पार्टी हम के नेताओं की बैठक बुलाई थी और महागठबंधन से अलग होने का फैसला सुना दिया था। न्यूज़ डेस्क, IBN भारत। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।